नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जिसे आप समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, इस वक्त देश में इसे लेकर खूब बवाल हो रहा है। कोई इसके पक्ष में खड़ा होकर सैकड़ों दलीलें दे रहा है तो कोई इसके लिए विरोध में खड़ा है। लेकिन इसे पढ़ा कितनों ने है और इसके बारे में सही से जानते कितने लोग हैं, ये चर्चा का विषय है। ये एक ऐसा प्रावधान है जिससे पूरे भारत में विवाह से लेकर तलाक, संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार और यहाँ तक कि गोद लेने के नियम भी एक समान हो जाएंगे। यानी इसके लागू होने के बाद हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लिए देश में एक समान कानून होंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रावधान यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पहली बार कब हुआ और इसे किस देश में लागू किया गया था। सबसे पहले जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कब हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेकों जैसे मामलों पर समान कानून लागू होना चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं कहा गया था कि इस कानून को लाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक कानूनों में कोई फेरबदल की जाएगी या उसे छेड़छाड़ की जाएगी। दरअसल आज जिस प्रावधान पर देश में बहस हो रही है वो देश के एक राज्य में आज से नहीं बल्कि 1867 से लागू है। हालांकि सही मायनों में देखा जाए तो यह कानून बना था 1867 में, लेकिन इसे गोवा में लागू 1869 में किया गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं गोवा की। गोवा में इस वक्त गोवा सिविल कोड लागू है। इसे गोवा का यूसीसी कहा जाता है। हालांकि जब ये गोवा में लागू किया गया था तब गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था, यानी वहाँ पुर्तगालियों का राज था। इससे परत ऐसे समझिए कि साल 1867 में पहली बार पुर्तगाल में यह कानून बना और फिर 1869 में इसे पुर्तगाल के सभी उपनिवेशों में भी लागू कर दिया गया। हालांकि यहाँ एक पेंच और है। दरअसल 19 दिसंबर को 1961 में गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ और भारत का हिस्सा बना, तो वहाँ कई चीजें बदली गई। लेकिन 1962 में भारत ने गोवा में लागू पोर्चुगीज सिविल कोड, जो आज गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, उसे अपने गोवा दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के सेक्शन 5(1) में जगह दे दी। यानी आज़ाद भारत के हिसाब से देखें तो गोवा में भारत सरकार की सहमति से यूनिफॉर्म सिविल कोड 1962 में लागू हुआ। गोवा सिविल कोड, जिसे गोवा का नागरिक संहिता कानून भी कहा जाता है, इसके तहत यहाँ सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू है। यानी यहाँ शादी के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे की संपत्ति के बराबर के हकदार होंगे, जबकि तलाक की स्थिति में पत्नी पति की आधी संपत्ति की हकदार होती है। वहीं माँ बाप को अपने बच्चों से अपनी आधी संपत्ति साझा करनी होती है। यानी इस संपत्ति में जितना अधिकार बेटे को मिलेगा उतना ही अधिकार बेटी को भी मिलेगा। वहीं शादी की बात करें तो गोवा में आप किसी भी धर्म से हो, वहाँ एक से ज्यादा शादी बिना पहली पत्नी को कानून तलाक दिए नहीं कर सकते। जबकि टैक्स की बात करें तो गोवा में पति और पत्नी दोनों की कमाई को जोड़कर इनकम टैक्स लगाया जाता है। क्या गोवा वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई भेदभाव है? गोवा वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें कुछ भेदभाव दिखाई देते हैं। जैसे आपको बताया कि गोवा में कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी अपनी पहली पत्नी को कानून रूप से तलाक दिए बिना नहीं कर सकता है। हालांकि हिंदू पुरुषों को यहाँ एक छूट दी गई है। दरअसल अगर कोई हिंदू पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है और पत्नी 30 वर्ष की आयु तक एक बेटे को जन्म नहीं देती है तो पुरुष को कानून अधिकार है कि वह दूसरा विवाह कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अधिकार सिर्फ हिंदू पुरुषों को मिला है। इस पर कई बार विरोध भी जता चुके हैं। वहीं दूसरा भेदभाव आपको विवाह के रजिस्ट्रेशन नियम से जुड़ा दिखाई देगा। गोवा में रहने वाले कोई भी अगर शादी करता है तो उसे 2 चरणों में अपनी शादी का पंजीकरण कराना होता है। पहले चरण में औपचारिक तौर पर शादी की घोषणा होती है। इस दौरान
लड़का लड़की और उनके माँ बाप का वहाँ होना जरूरी होता है। इसी के साथ दोनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और रजिस्ट्रेशन का होना भी जरूरी होता है। फिर दूसरे चरण में रजिस्ट्रार के सामने शादी का पंजीकरण कराया जाता है। लेकिन अगर गोवा में रहने वाला कोई कैथोलिक धर्म का व्यक्ति शादी करता है तो वह पहले चरण में ही रजिस्ट्रार के सामने पेश आता है और दूसरे चरण में चर्चा में ही शादी को मान्यता दे दी जाती है। वहीं समान नागरिक संहिता पर बीते कुछ दिनों से देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे थे, जिस पर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। लेकिन सरकार द्वारा यूसीसी को लेकर शुरू की गई सक्रियता के बाद विपक्षी दलों ने कई सवाल भी उठाए हैं। कई पार्टियों ने इसके भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि और मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने वाला कदम बताया। अभी इस मुद्दे पर बहस जारी है। इसी बीच मंगलवार को केरल विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसी के साथ केरल यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास हो गया है। यह प्रस्ताव पेश करते हुए केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि ये एक तरफा और जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है। सीएम ने कहा कि संघ परिवार ने जिस यूसीसी की कल्पना की है वह हिंदू शास्त्र मनुस्मृति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह संविधान में मौजूद किसी चीज को लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी किया प्रस्ताव का समर्थन। विजयन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक कानूनों का अपराधीकरण किया है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय हाशिए पर यह रह रहे लोगों के कल्याण के खातिर कदम नहीं उठाए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी यूडीएफ ने राज्य सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उसने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद कई संशोधनों और बदलावों का सुझाव दिया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम विजयन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जब धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है तो इसमें धार्मिक निजी नियमों का पालन करने का अधिकार शामिल है, तो उस पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 केवल ये कहता है कि सरकार एक समान नागरिकता संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगी। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा शुरू करना संघ परिवार की चुनावी पैंतरेबाजी है, ताकि अपने बहुमत के एजेंडे को आगे बढ़ाए और सांप्रदायिक भेदभाव को गहराया जाए। केरल सीएम ने केंद्र सरकार और न्यायिक आयोग से अपील की है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव को छोड़ दें और इसे जबरन लागू न किया जाए। विजय ने कहा कि समान नागरिक संहिता का कदम देश की सांस्कृतिक विविधता और एक देश एक संस्कृति को खत्म करने के सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा है। ऐसे में कई सवाल सामने आ रहे हैं, जैसा कि क्या केरल में हुआ कुछ वैसा ही अन्य गैर भाजपा शासित प्रदेशों में हो सकता है? क्या और भी राज्य अपनी विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव रख सकते हैं? वहीं अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को इसको लागू कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लागू करने के पीछे चुनावी वोट बैंक पर प्रभाव पड़ने जैसी समस्या है, क्योंकि अगर यूसीसी लागू होता है तो निश्चित तौर पर वोट खोने जैसी स्थिति जरूर पैदा होगी। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार चाहती है कि इसको सहमति के साथ लाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि यूसीसी लागू होगा और सबसे पहले असम में लागू किया जाएगा। साथ ही जब बंगाल की बात आई तब उन्होंने कहा था कि बंगाल में भी यूसीसी आएगा। इस पर ममता बनर्जी ने विरोध किया था और कहा था कि हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र और राज्य की टक्कर नजर आ रही है। तो कुछ ऐसे तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।